नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 8 दिन हो गए मगर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से डिबेट का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। यह बहस वैसे भी नहीं होनी थी, लेकिन कांग्रेस महासचिव हर दिन ट्वीट कर याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री ने चुनौती स्वीकार नहीं की। आमने सामने भले बहस ना हो सकी हो, लेकिन 18 मई के दिन दोनों दिल्ली में सभा कर रहे थे और बहुत कम दूरी पर। हम दोनों के भाषणों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से जुड़ी एक और राजनीतिक खबर जो आज की है। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर तक मार्च किया। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वे बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं, जिसे गिरफ्तार करना है कर ले। इस मार्च में एक नया नारा सुनाई दिया। संजय सिंह तानाशाही, हिटलर शाही के साथ साथ मोदी शाही का नारा लगवा रहे थे। इस मार्च में आज राघव चड्ढा भी शामिल हुए। सौरभ भारद्वाज ने बताया था कि राघव की सर्जरी हुई है। इसी के साथ राघव के नाराज चलने की अटकलें अब समाप्त हो जाती हैं। मार्च पर निकलने से पहले केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में भाषण दिया और आज के भाषण में कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा ऑपरेशन झाड़ू चला रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषण पर। देखते हैं कि दिल्ली में राहुल और मोदी के मुद्दे किस तरह से बदल जाते हैं। हमारा फोकस मुख्य रूप से राहुल के भाषण पर है। विपक्ष की रैलियों को सुना कीजिए। चुनाव के बाद जब नतीजे अनुकूल नहीं होंगे तो 100 जानकार लेक्चर देंगे कि विपक्ष ने सही मुद्दे नहीं उठाए, विपक्ष को भाषण देने नहीं आता है। वे यह भी नहीं बताएंगे कि सही मुद्दे क्या होते हैं, और जब विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है तो भूले से भी उसका जिक्र नहीं करते। उसी समय में ये जानकार मोदी के मुद्दों को बार बार दोहराते हैं, बात करते हैं, उनके नारों को भी दोहराते हैं, लेकिन विपक्ष के किसी नारे का नाम तक नहीं लेंगे। विपक्ष में कमियां हो सकती हैं भी। कई हफ्तों तक कांग्रेस का खाता बंद रहा, विपक्ष के नेता जेल में डाले गए, चंदे का भी टोटा रहा। इसके बाद भी विपक्ष ने 2024 के चुनाव में मजबूत भूमिका अदा की है। दिक्कत यही है कि कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई दूसरा नेता हो, उनके नेता की बात रैली से आगे अखबार और चैनलों पर नहीं पहुंचती, ताकि जनता के दूसरे बड़े हिस्से तक बात पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा होता कि राहुल गांधी को बुलाइए, डिबेट करेंगे, तो 100 कैमरे हर दिन राहुल गांधी का पीछा कर रहे होते और राहुल को डिबेट से भागता हुआ दिखाया जाता। आज राहुल ही मीडिया को और बीजेपी को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने? देखा ना? वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं। मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए,
सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। यह है सवाल। भाइयों और बहनों, 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, वही 5-10 जर्नलिस्ट, 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं। चांदनी चौक की सभा में राहुल गांधी ने अपना क्वेश्चन भी आउट कर दिया। बताने लग गए कि अगर डिबेट हुई तो वे प्रधानमंत्री मोदी से क्या क्या सवाल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह बहस कभी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी अगली किसी सभा में राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब दे सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि अंबानी और अदानी के उस टेम्पो का क्या हुआ जिसमें काला धन भरकर कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाया गया था। अब वे उस मुद्दे को क्यों भूल गए हैं? टेम्पो को क्यों भूल गए? अंबानी और अदानी का नाम अब क्यों नहीं लिया जा रहा? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचीना। तो सबसे पहले मुझे बताइए ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की। फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है। ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं।
इस चुनाव में कांग्रेस ने कहा है कि वह अग्निवीर योजना खत्म कर देगी, लेकिन अग्निवीर योजना तो प्रधानमंत्री मोदी की पसंदीदा योजना है। वे भी इस योजना की खूबियां युवाओं को नहीं बताते, युवाओं को मेरे प्यारे अग्निवीर नहीं पुकारते और ना मीडिया उनसे पूछता है प्रधानमंत्री जी अग्निवीर की तारीफ क्यों नहीं कर रहे। चांदनी चौक की सभा में राहुल गांधी स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को स्थानीय संदर्भ में पेश करते रहे। चांदनी चौक से बीजेपी ने व्यापारिक संगठन के नेता प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में जीएसटी का जिक्र करते हैं। पिछले कई चुनावों में जीएसटी की बात की है। उन्हें व्यापारी वर्ग का कितना समर्थन मिला यह तो कहना मुश्किल है। आमतौर पर व्यापारी वर्ग बीजेपी का ही समर्थक माना जाता है, फिर भी राहुल हर सभा में जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी के साथ साथ मीडिया के बारे में राहुल गांधी की जानकारी थोड़ी बेहतर होती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए? मुझे बता दो, एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी की भी दिल्ली में सभा थी। वे उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए प्रचार कर रहे थे, जहां से कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में मनोज तिवारी बीजेपी के अकेले सांसद हैं जिनका टिकट नहीं कटा। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री कब राजनीतिक हो जाते हैं, कब अवतारी पुरुष हो जाते हैं, पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि वे अपने लिए नहीं जन्मे हैं। कब उनके भाषण में बचपन की कहानी शुरू होती है, कब जवानी की, कब घर की कहानी शुरू होती है, कब घर छोड़ने की, पता नहीं चलता। साथियों, मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेज गति देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। पचास 60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। साथियों, न अपने लिए मैं जिया हूं, न अपने लिए मैं जन्मा हूं। मैं आपके लिए
और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। समाज जीवन का स्वाभाविक क्रम है कि हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। और इसलिए मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं। केवल प्रधानमंत्री ही दिन रात काम करते हैं। जब वे दिन रात काम करते हैं तो उनके मंत्री भी करते होंगे। उनके मंत्रियों ने तो कभी दावा नहीं किया कि वे भी प्रधानमंत्री के साथ साथ दिन रात काम करते हैं। प्रधानमंत्री अचानक दैविक भाषा का इस्तेमाल क्यों करने लग जाते हैं? खुद को महामानव बताने में उन्हें ज्यादा मजा आता है ताकि जनता को लगे कि कितना काम कर रहे हैं, जबकि जनता को पूछना चाहिए कि आप जो इतना काम करते हैं, हमारी हालत इतनी खराब क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। दैविक उद्देश्य राजनीतिक कार्य से बिल्कुल अलग होता है। पीएम खुद को नेशनल पुजारी तो बना ही चुके हैं, अब नेशनल अवतार की तरफ भी बढ़ने लगे हैं। ईमानदार होने की अंतिम गारंटी यही है उनके हिसाब से कि किसी का कोई वारिस नहीं। क्या जिनका वारिस होता है वो ईमानदार नहीं होते? उस हिसाब से तो राहुल गांधी का भी कोई निजी वारिस नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का हाल सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के बनाए कानून को रद्द कर दिया और कहा सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। यह कानून अवैध है। क्या क्या नहीं सामने आया उसके बाद से। किसी कंपनी के यहां छापा पड़ा और फिर उसी कंपनी ने बीजेपी को कई 100 करोड़ का चंदा दिया। सत्ता से बड़ा कोई वारिस नहीं होता। उसी वारिस के लिए लोग लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। कुर्सी से बड़ा कोई वारिस नहीं। मोदी जानते हैं कि यह लड़ाई वारिस और विरासत की नहीं, कुर्सी की है, लेकिन अपने भाषण को किसी और धरातल पर ले जाते हैं। गनीमत है कि अपने भाषण में वे दिल्ली में हुआ विकास का भी जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 10 साल में दिल्ली में बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद भी बीजेपी ने अपने जीते हुए 7 सांसदों में से 6 के टिकट फिर क्यों काट दिए? आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर चकित थे। आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। नया संसद भवन हमारी शान और बढ़ा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल आजादी के बाद देश के जवान इसके लिए मांग करते थे, प्रतीक्षा करते थे। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया दिल्ली में बैठी हुई सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वॉर मेमोरियल बनाने का उनको महत्व नहीं समझ आया। देश में लोगों की सुरक्षा करते करते करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए। हमारी रक्षा करते करते शहीद हुए। उन पुलिस मेमोरियल के लिए देश के पुलिस के जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा। मोदी आया तब जाकर के बना। दिल्ली की सभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण काफी अलग है। वे यहां पर्यावरण की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बसें चलाने का श्रेय लेते हैं,
एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाइन, सौर ऊर्जा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। आवास योजना का नाम लेते हैं मगर विस्तार से नहीं बताते कि दिल्ली में कितने लोगों को इस योजना के तहत घर मिला है। वे केजरीवाल की मुफ्त बिजली योजना के सामने अपनी सौर योजना रखते हैं और बताते हैं कि उससे भी बिजली मुफ्त मिलेगी। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाने के लिए मोदी ने एक और योजना शुरू किया। ये योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना दिल्ली के लोगों के लिए ट्रिपल बेनिफिट वाली है, 3 फायदा कराएगी। इस योजना में आपका 300 यूनिट तक का बिजली बिल 0 हो जाएगा। बिजली बिल 0। और इसके लिए भारत सरकार 75,000 रुपीज, 75,000 रुपये तक की मदद देगी। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। इस 75,000 रुपये से अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं, घर में जो इस्तेमाल करने की बिजली की जरूरत है उपयोग कीजिए, और जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उससे आपको कमाई होगी। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट है कि 3 से 5 किलोवाट यूनिट का सोलर पैनल लगाने पर 2.25 से लेकर 3.5 लाख तक का खर्चा आता है। इसमें सरकार की सब्सिडी 60 से 78 हजार रुपए की होती है। तब भी सोलर पैनल काफी महंगा हुआ तो यह फ्री कैसे हो गई, इसे प्रधानमंत्री ने साफ नहीं कहा। वे नहीं बताते कि शुरुआती लागत जब लाख रुपए से अधिक है तो आम आदमी कहां से लाएगा, जबकि केजरीवाल फ्री में बिजली दे रहे हैं। सोलर पैनल से उत्पादित बिजली जब लागत लाखों रुपए की है तो फ्री कैसे हो सकती है। लेकिन यह सब सवाल मीडिया में उठना चाहिए और मीडिया के बस की बात अब है नहीं। राहुल गांधी प्रेस की भूमिका को ठीक से समझने लग गए हैं और उसकी खिंचाई करने लग गए हैं। प्रेस के मित्रों, आपका भी स्वागत, मगर आप हमारे मित्र नहीं हो। कहना पड़ता है, मगर आप ना छोटे व्यापारियों के मित्र हो, ना युवाओं के मित्र हो, ना किसानों के हो, ना मजदूरों के हो। आप अदानी जी के, मोदी जी के मित्र हो। और आप 24 घंटा कभी अंबानी की शादी दिखाओगे। आपने कभी नोटिस किया चांदनी चौक के भाइयों और बहनों कि ये कभी भी छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की, कारीगरों की बात नहीं करते हैं, मगर 24 घंटा आपको या बॉलीवुड स्टार्स दिखाएंगे, या अंबानी की शादी दिखाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको दिखेगा। तो ये कहना पड़ता है, मगर ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये 2-3 अरबपतियों के मित्र हैं। खैर, इनकी गलती नहीं है। ये जो स्ट्रिंगर्स हैं, कैमरामैन हैं, ये इलेक्शन में वोट इंडिया अलायंस को देंगे, देख लेना। दिल्ली में मतदान 25 मई को है। जाहिर है अगले 4 दिनों तक दिल्ली में चुनावी घमासान होने वाला है। रैलियों में नेताओं के भाषण सुना कीजिए, पता चलता है कैसे बात बनाई जा रही है, छिपाई जा रही है और घुमाई जा रही है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।